तो यहाँ पर जो है जैसे दिया हुआ है अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस क्या होता है? तो अभिसारी लेंस जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आ रही है, जैसे यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो रेज आ रही थी उनको ये एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो ऐसे लेंस को हम अपसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। अपसारी लेंस जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को दूर दूर तक क्या करता है? फैला देता है। तो ये दूर दूर तक फैला देता है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस में जो होता है वो किरणों को दूर तक फैलाता है, जबकि जो है उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को एक बिंदु पर समेट देता है, अर्थात इकट्ठा कर देता है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये भी आपका एक उदाहरण है, इसमें भी दिया हुआ है। तो अपसारी लेंस और अपसारी लेंस। अब आइए देखिए यहाँ पर स्नेल का नियम। तो स्नेल का जो नियम है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्नेल का नियम भी, इसको आप अच्छे से दोहरा लेंगे। इसमें स्नेल का जो नियम है, जैसे कोई माध्यम है, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका विरल है, सघन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो विरल से सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जैसे यहाँ पर क्या खींचेंगे? पहले अभिलंब खींच लेते हैं। तो विरल से अगर सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जैसे ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ पर इस रेज को ऐसे निकलना है, नहीं निकलेगी, तो थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि माध्यम यहाँ पर डेंस है और ये यहाँ पर विरल है और यहाँ पर सघन है। इसमें कण दूर दूर हैं, इसमें कण पास पास हैं। तो यहाँ ये कोण जो है यहाँ पर आई हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर सघन से कोई रेज आ रही है तो ऊपर माध्यम अगर सघन मान लेते हैं और नीचे विरल माध्यम मान लेते हैं कि नीचे विरल है, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होगा। तो जैसे ये किरण आ रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात यहाँ पर जो आर का मान होगा वो आई से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो स्नेल का जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या था? साइन आई अपान साइन आर इजकल टू, यहाँ पर अपवर्तनांक होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। तो माध्यम का अपवर्तनांक हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ 1 और 2 यहाँ भी लिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं दूसरा फार्मूला यहाँ से अगर बनाया जाए, ये पहला माध्यम अगर इसको आप कह रहे हैं और इसको आप दूसरा माध्यम कह रहे हैं, तो 1 और 2 लिखते हैं इसको, 1 और 2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर हम यहाँ पर मान लें पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v है, v1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तब यहाँ पर एक फार्मूला और बन जा रहा है फिर, साइन आई अपान साइन आर इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा v1 अपान v2 होता है यहाँ पर, ठीक है। v1 अपान v2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 and 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक फार्मूला है इसमें, इसको v1 अपान v2 अगर पहला माध्यम वायु मानते हैं और उसमें प्रकाश की चाल अगर हम पहले माध्यम में c मान लें, c, और दूसरे माध्यम में v मान लें, तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो n होगा और इसका एक फार्मूला हो जाएगा n बराबर c बाई v हो जाएगा यहाँ से। तो n बराबर c बाई v से हम आंकिक प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला है। माध्यम अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है, n का मान बहुत ज़्यादा है, तो उसमें प्रकाश का चाल घट जाता है। n का मान जितने अधिक होगा प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। n का मान जितने कम होगा प्रकाश की चाल उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। तो यहाँ पर जो अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन के बहुत उदाहरण हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये मरीचिका होता है, जैसे आपको रेत वाले स्थानों पर जो है वहाँ पर अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो वो उल्टा दिखाई देता है। तमाम ऐसे बहुत उदाहरण हैं। कोल तारेनी जो सड़क पर हमको महसूस होता है गर्मियों के दिनों में, कोई जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो भी एक तरह से भ्रम होता है। तो यहाँ जो अपवर्तन का तात्पर्य है, तो अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? अपवर्तन का तात्पर्य है यहाँ पर भ्रम।
तो जहाँ पे आपको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम, तो वहाँ पर इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। क्योंकि ये रेज जो है जब दूसरे मीडियम में पहुँचती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसका इमेज दूसरे जगह पे बनाएगा। तो इसीलिए जो हमको वहाँ पर आभास होता है, तो इसमें एक दिया हुआ है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की जो डिफिनीशन बनाई गई है, क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण का जो डिफिनीशन है वो क्या है? सघन माध्यम से अगर कोई किरण जो है विरल माध्यम में जा रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन बनाया गया है वो सघन से विरल के लिए बनाया गया है। क्रांतिक कोण हमेशा जो है सघन से विरल के लिए ही बनेगा। तो सघन से जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो यहाँ दूर हट जाएगी तो एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर ये यहाँ पर ये 90 हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण को हम सी से लिखते हैं यहाँ पर, और यही हमारा क्या है? क्रांतिक कोण। तो यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, अगर हम किसी माध्यम में क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ा दें अगर इस कोण को, तो सभी किरणें उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया यहाँ पर। तो ये क्रांतिक कोण सी होता है। इसके लिए अगर हम फार्मूला बनाएं यहाँ पर, तो ये जैसे पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर इजकल टू 1n2 होता है। तो साइन आई का मतलब साइन सी हो जाएगा इसमें, और साइन आर का मतलब 90 हो जाएगा, और 1n2 हो जाएगा। तो 1n2 का मान क्या आ जाएगा? साइन सी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 2n1 का मान क्या हो जाएगा? 2n1। तो 2n1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 2n1 को लिख सकते हैं, 1n2 भी लिख सकते हैं इसको, और 1n2 का मान जब नीचे रखेंगे यहाँ पर तो साइन सी हो जाएगा। तो 2n1 यानी इसके सापेक्ष हम इसका अपवर्तनांक निकालें तो साइन सी। सघन होता है ये माध्यम, तो सघन का ही अपवर्तनांक आपको हमेशा निकालना होगा। तो यहाँ पर ये साइन सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n1 इक्वल टू 1 अपान साइन सी, और 2n1 को हम लिखते हैं यहाँ पर कोसेक सी भी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी जो है एक महत्वपूर्ण फार्मूला है आपके टॉपिक में, इसको दोहराने के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब।